आज हम लोग पढ़ाई करेंगे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है CSR। और ये टॉपिक आज के दिन में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट और ट्रेंडिंग है। सोशल वर्क के एग्ज़ाम के लिए, हर किस्म का एग्ज़ाम हो, जॉब ओरिएंटेड एग्ज़ाम हो, UGC नेट हो या किसी भी तरीके का एग्ज़ाम हो, आज के दिन में CSR से एक दो सवाल पूछा जाता है। और कुछ जो इम्पोर्टेंट जो CSR सेंट्रिक होता है, वेलफेयर ऑफिसर इस तरीके का जो जॉब होता है, वहाँ से भी बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। तो आप लोगों को CSR वाला टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ना है, और इसीलिए हम लोगों ने आज CSR वाला टॉपिक को चूज़ किया है। चलिए इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बिना स्किप किए आप देखते रहिए, आपको पूरा नॉलेज मिलता रहेगा। मेरा नाम है पतित पावन मुखर्जी और मैं एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर हूं और एक एजुकेटर भी हूं। मैं लास्ट 11 साल से सोशल वर्क फील्ड में काम कर रहा हूं। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम जन शिक्षा संस्थान, जिसमें मैं डायरेक्टर हूं, और साथ ही साथ स्टडी सोशल वर्क में मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूं। जितना मुझे नॉलेज है वो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को देने के लिए, और आप लोगों का जो प्रिपरेशन है उसको और अच्छे तरीके से इन्हेंस करने में मदद करूंगा। अगर आप लोग आज नए आए हैं स्टडी सोशल वर्क के प्लेटफॉर्म में, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइए, ताकि आपको डेली बेसिस में नए नए एक्साइटिंग इसी तरीके का वीडियो लेक्चर मिलता रहे और आपका पढ़ाई एकदम मक्खन की तरह बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके। तो देखिए, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आज के दिन में एक जानी मानी टर्म है, जो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा। आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा, लेकिन जो लोग प्रोफेशनल होते हैं उन लोगों को ज़्यादा सुनने को मिलता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बात यह है कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रोफेशनल्स भी है उन लोगों को जिस तरीके से सुनने को मिलता है, और हम जो लर्नर हैं उनको जिस तरीके से सुनने को मिलता है, दोनों में एक गैप है। किस तरीके का गैप, मैं आपको बताता हूँ। जो लोग प्रोफेशनल हैं उन लोगों को कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जो समझाया जाता है, और जो प्रोफेशनल टर्म में इम्पॉर्टेंट होता है, वो ये होता है कि कोई भी कॉरपोरेट को अगर वो प्रॉफिट मेकिंग कर रहा है एक सर्टेन लेवल के ऊपर, तो उसको 2% उनके प्रॉफिट के हिस्से में से 2% देना पड़ेगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। और ये क्या है भाई? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है किसी तरीके का समाज सेवा करने के लिए ये पैसा दिया जाता है। ठीक है, अब बात यह है कि ये 2% जो है, इसी को लोग सिर्फ और सिर्फ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेते हैं, या कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेते हैं कि कोई भी कंपनी जो प्रॉफिट मेकिंग कर रहा है उसके प्रॉफिट में से 2% मैंडेटरी है देना, और वही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बात यह है कि ये आधा सच है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को समझना होता है। जब हम लर्नर पर्सपेक्टिव में समझते हैं तो हमें ये समझना होता है कि एक्चुअली में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या चीज़। और ये जो 2% वाला फेनोमेना है, ये 2% वाला फेनोमेना बिल्कुल इंक्लूडेड है। मतलब अगर एक कॉरपोरेट काम कर रहा है, प्रॉफिट मेकिंग कर रहा है, तो ये नियम है, ये रूल के अंदर आता है कि 2% उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए देना है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इतना ही कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे फेनोमेना कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आ जाता है, जो आज हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो देखिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम बात कर रहे हैं या कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो पहले हम लोग एक बहुत ही नॉर्मल सी और छोटी सी चीज़ समझ लेते हैं, जो है एंटरप्रेन्योर्स मॉडल या बिजनेस मॉडल, जो आधारित है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। मतलब हम जो आज के दिन में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, इसके पीछे का बैकग्राउंड ये है। ठीक है, तो हम ये बैकग्राउंड समझ लेते हैं। उसके पहले मैं थोड़ा सा एक अनाउंसमेंट आप लोगों को कर देता हूँ, जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप ग्रुप एंड चैनल है, जिसका नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल जो है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, डेली बेसिस में आप लोगों को अपडेट करते हैं।
डेली बेसिस में अपडेट करते हैं। किस तरीके का अपडेट? या तो हमारे सोशल वर्क रिलेटेड जो भी कंटेंट्स है वो प्रोवाइड करते हैं, नोट्स प्रोवाइड करते हैं जो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पर आपको कुछ पैसा नहीं लगेगा। MCQs प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको जॉब एडवर्टाइजमेंट का रिक्वायरमेंट होता है। या तो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे हैं जो जॉब सीकर हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब आपको रिक्वायरमेंट है, तो उसका भी नोटिफिकेशन हम लोग डालते रहते हैं टेलीग्राम और हमारे व्हाट्सएप चैनल एंड ग्रुप में। तो अगर आप लोगों को इस तरीके का रिक्वायरमेंट है तो आप लोग जल्दी से जल्दी जाके हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारे स्टडी सोशल वर्क ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप के अंदर आपको स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर, MCQs एंड जॉब नोटिफिकेशन, इस तरीके का सारे चीज़ एक साथ ऐप के अंदर आ जाएगा। तो नीचे लिंक दिया हुआ है, लिंक के माध्यम से आप डाउनलोड कर लीजिए। एंड्रॉयड, iOS और वेब अगर आपको डाउनलोड नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप से या सिस्टम से पढ़ाई करना है, तब भी आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ाई कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई तरीके का पेड कोर्सेज चाहिए, जैसे UGC नेट के लिए या जॉब प्रिपरेशन के लिए या MSW BSW के लिए, तब भी आप हमारे ऐप के माध्यम से पेड कोर्स सेक्शन से ये कोर्स को बाय कर सकते हैं। आपको हमारे टीचिंग पैटर्न के ऊपर भरोसा है, तो अगर आपको लग रहा है हम जिस तरीके से पढ़ाते हैं वो आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, तो आप ज़रूर परचेस कर सकते हैं। सारे जो कोर्सेस है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा रिजनेबल है। हम लोग ये सोच के ही प्राइस बनाते हैं कि एक स्टूडेंट के लिए कितना पैसा या फीस देना सफिशिएंट है, कितना दे सकते हैं, उसके आधार पे। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए और अगर परचेस करना है तो आप कर सकते हैं। मूव बैक टू द टॉपिक। अब हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, बैकग्राउंड ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर बिजनेस मॉडल, ठीक है, बिजनेस मॉडल के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, बिजनेस मॉडल में अगर हम बात करेंगे तो बिजनेस दो तरीके का मॉडल है। एक है ट्रेडिशनल बिजनेस और एक है न्यू या ग्रीन बिजनेस मॉडल, ठीक है। एक है ट्रेडिशनल और एक है ग्रीन बिजनेस मॉडल। ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल में क्या होता था कि किसी भी तरीके का प्रोडक्शन होता था और उस प्रोडक्शन करने के बाद उस चीज़ को सेल किया जाता था। जैसे मान के चलिए कोई बैग का कंपनी है, तो वो बैग बना रही है, बैग बनाने के बाद उसको मार्केटिंग किया जा रहा है और उस बैग को मार्केट में सेल कर दिया जा रहा है। अब इसमें ये पूरा प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा आपको एक जगह मिल जाएगा जहाँ पर वो पोल्यूशन या सोसाइटल कुछ इश्यूज क्रिएट कर रहा है। जैसे अगर हम बैग बनाएंगे तो बैग बनाते बनाते हो सकता है कि हम धुआं निकाल रहे हैं, उससे एयर पोल्यूशन हो रहा है, या बहुत सारे बैग का छोटा छोटा पार्ट रह जाता है जिसको यूटिलाइज ना करने के बाद वही जाके बाद में मिट्टी से मिल जाता है और वो सॉइल पोल्यूशन करता है, या वाटर के साथ मिल जाता है, नदी में चला जाता है जो वेस्टेज है और जाके वाटर पोल्यूशन होता है। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ बिजनेस में हम लोग देखते थे कि वहाँ पर पोल्यूशन कहीं ना कहीं होने का संभावना है। दूसरा, जो हम ग्रीन बिजनेस के बारे में हम बात करते हैं, तो ग्रीन बिजनेस में आता है कि जहाँ पर हम पोल्यूशन तो कर ही नहीं रहे हैं, साथ ही साथ अगर कहीं पर पोल्यूशन हो रहा है उसको कम करने का भी कोशिश किया जा रहा है। जैसे हो सकता है, जैसे हमने बैग का भी एग्जांपल दिया, तो बैग में जो कटिंग पीसेस छोटा छोटा हो रहा है उसी को कोई बिजनेस मॉडल के अंदर सॉर्ट आउट करके, कलेक्ट करके, फिर उसको रिसाइकलिंग करके कुछ बनाया जा रहा है। तो ये हो जाता है ग्रीन बिजनेस मॉडल, जहाँ पर हम पोल्यूशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर साथ ही साथ बिजनेस भी कर रहे हैं। तो देखिए, जो ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल बना तो वहाँ पर ये बताया गया कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो, प्रॉफिट मेकिंग कर रहे हो, लेकिन आप सोसाइटी के लिए इशू भी खड़ा कर रहे हो, जो अगर पोल्यूशन हो रहा है तो वो सोसाइटी के लिए इशू भी तो है ना, तो उस इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए आपके पास ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि आप भी समाज को रिटर्न बैक कुछ ना कुछ दें, ठीक है ना। तो इसीलिए बाद में ये रूल बन गया और ये जो 2% वाला फिनोमेना लग गया कि आपको प्रॉफिट होने के बाद आपको 2% सोशल डेवलपमेंट करने के लिए देना है, तो आप खुद करो या किसी NGO को या किसी भी तरीके का सोशल सेक्टर के माध्यम से करो, लेकिन आपको करना है। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर चला जाता है। लेकिन
इसके अलावा भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत सारी चीज़ है जो हम पढ़ रहे हैं। तो पहले आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया, आया कि नहीं बताओ। अगर नहीं आया है तो हमें इन्फॉर्म कर देना कि हमें नहीं समझ में आया। ओके, तो हम लोग ये अभी हम लोग समझ गए कि क्या बैकग्राउंड है। अब हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाकी सारे चीज़ों को हम पढ़ लेंगे। तो देखिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर हम कुछ की एस्पेक्ट को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे की एस्पेक्ट के बारे में बताया गया है। एक है सस्टेनेबिलिटी, दूसरा है एथिकल प्रैक्टिस, तीसरा है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, चौथा है अकाउंटेबिलिटी। ओके, तो ये सारे चीज़ तो हम पहले समझ लेते हैं कि क्या है, क्या समझाने के प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से ये समझाया जाता है कि एक बिजनेस अगर हम चला रहे हैं या किसी भी तरीके का एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं और बिजनेस मॉडल को कॉर्पोरेट लेवल पे जाके हम चला रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आ जाता है। जैसे एक सस्टेनेबिलिटी, एक बिजनेस को टिका के रखना, एक कॉर्पोरेट को टिका के रखना, लॉन्ग टर्म के लिए चलाना, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास जो भी रिसोर्सेस है उसको फुल यूटिलाइज करना पड़ेगा। आपके पास जितने लोग काम कर रहे हैं, जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे वेंडर्स, जो भी लोग आपको रिसोर्सेस प्रोवाइड करते हैं, वो सारे लोग, और साथ में जहाँ पर आप कंपनी को सेटअप किए हैं उसके सराउंडिंग में जो कम्युनिटी है, ये सारे लोग को साथ लेके आपको चलना है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप ये सोचेंगे कि मेरा कंपनी को प्रॉफिट सिर्फ करना है तो बाकी लोगों के लिए हो सकता है वो इनजस्टिस क्रिएट कर पाए। हो सकता है आप ज़्यादा प्रॉफिट करने के चक्कर में जिन लोगों को जो डिज़र्विंग सैलरी है, वेजेस है, उसको आप ना प्रोवाइड कर रहे होंगे। हो सकता है कि आप कंपनी बनाने के चक्कर में जो रास्ता आप यूज़ करते हैं उसमें बड़ा बड़ा ट्रक चलने की वजह से वो रास्ता ख़राब हो जाता है, फिर वहाँ पर जो भी गांव है उनके लोगों के लिए दिक्कत क्रिएट हो जाता है। तो आपका कंपनी धीरे धीरे प्रॉब्लम क्रिएट करना चालू कर देगा, और प्रॉब्लम सराउंडिंग से भी आएगा। तो प्रेशर दोनों तरफ से आएगा। आप जैसे प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, आपके पास भी प्रेशर आएगा। जैसे लोग आपके पास काम नहीं करना चाहेंगे, आपके सराउंडिंग्स में जो भी गांव हैं वहाँ से लोग आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करेंगे या अगेंस्ट में चले जाएंगे, या तो वो लोग स्ट्राइक करेंगे, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे आपके कंपनी में इशू आना चालू हो जाएगा। तो सस्टेनेबिलिटी के लिए जो आपको चीज़ें सोचना है कि आप जिस पैटर्न में आप काम कर रहे हैं उसको पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, और ये सोचना है कि किस तरीके से हम इसको सस्टेनेबल बना सकें, किस तरीके से हम ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। अब देखिए, ये जब प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा बढ़ावा देंगे। हमारे पास जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ये भी आता है कि हमारे कंपनी में कितने लोग काम करते हैं, उन लोगों का क्या सैलरी होना चाहिए, हमारे स्टेक होल्डर्स जो हैं या शेयर होल्डर्स जो हैं उनको किस तरीके से इज्जत देना है, रिस्पेक्ट देना है, ट्रांजैक्शन को किस तरीके से ट्रांसपेरेंट बनाना है, हर एक पेपर वर्क को अच्छे तरीके से करना है, जो भी हमारा एथिकल चीज़ें हैं उसको सही तरीके से करना है, सराउंडिंग्स के लिए जो गांव हैं उनके लिए कोई पोल्यूशन ना हो, उनके लिए कोई समस्या ना हो आपके बिजनेस के वजह से। तो ये सारे चीज़ को जब हम मेंटेन करके चलेंगे तो यही हो जाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब कॉर्पोरेट के माध्यम से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को पालन किया जाता है तो हम इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको CSR बोला जाता है। तो मैं आपको क्या समझाने के प्रयास कर रहा हूँ कि CSR का मतलब सिर्फ और सिर्फ 2% पैसा दे देना ही नहीं है, उसके अलावा भी ये सारे चीज़ को प्रैक्टिस करना, जो सारे चीज़ के बारे में मैंने अभी बताया वो सारे चीज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रैक्टिस करना इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ CSR। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आसान है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एथिकल प्रैक्टिस। एथिकल प्रैक्टिस के अंदर क्या आ जाता है, वही लेबर प्रैक्टिस, एंश्योर फेयर बैलेंस, है ना, जो उनका वेजेस होना चाहिए, जो उनका डेली दिहाड़ी होना चाहिए वो आप सही तरीके से उनको दे रहे हैं, उनके पास जो ह्यूमन राइट होना चाहिए, है ना, हर एक इंसान का एक डिग्निटी है। हर एक इंसान, आपके पास कोई काम कर रहा है इसका मतलब नहीं है कि उनका कोई एम्बिशन नहीं है, उनका कोई थॉट नहीं है, उनका कोई राइट नहीं है, उनका एक्सप्रेशन नहीं है। तो हर एक चीज़ को देना, ह्यूमन राइट के अंदर जो भी चीज़ें आता है, जो भी उनके पास राइट है, अधिकार है,
उसको प्रोवाइड करना, और साथ ही साथ एथिकली सारे चीज़ को मेंटेन करना, जैसे पेपर वर्क को ठीक ठाक रखना, जो लोग काम कर रहे हैं उनको अपॉइंटमेंट या कॉन्ट्रैक्ट लेटर सही से देना, या जो स्टेक होल्डर्स आपके साथ है उनका ट्रांजैक्शन किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से आपके साथ कनेक्टेड है, या जो शेयर होल्डर्स है जैसे आपका वेंडर हो गया जो आपको माल प्रोवाइड कर रहा है, जो आपका ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, उनके साथ सही टाइम से सही तरीके से पैसा का ट्रांजैक्शन करना, ये सारे चीज़ भी एथिकल प्रैक्टिस के अंदर आ जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जिस कम्युनिटी के पास या चारों तरफ जो कम्युनिटी है आपके ऑर्गेनाइजेशन के, उनका भी ख्याल रखना, तो ये एथिकल प्रैक्टिस के अंदर आ जाता है। फिर आ जाता है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इज समथिंग लाइक दैट कि जो हमने बताया कि सराउंडिंग्स में जो भी आपका कम्युनिटी है उसके बारे में सोचना। तो देखिए, आप जिस एरिया में ऑर्गेनाइजेशन को आपने सेटअप किया है, उस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारे चीज़ें बाकी आसपास के कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड है। जैसे हो सकता है कि वहाँ के लोग आपको वॉलंटरी सपोर्ट करें, वहाँ के लोग आपके कोई दिक्कत में हेल्प करें, वहाँ के लोग आपको लेबर दे के हेल्प करें, वहाँ के लोग आपको एजुकेशनल चीज़ों के साथ प्रेजेंट करते हुए आपको हेल्प करें, या कोई इवेंट हो तो उसमें लोग आपको हेल्प करें। तो जो भी कम्युनिटी के आसपास कोई ऑर्गेनाइजेशन बनता है, उस कम्युनिटी के साथ एक कनेक्शन बन ही जाता है। तो जब ये कनेक्शन बनता है तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ये जिम्मेदारी है कि उस कम्युनिटी को वो सफिशिएंट रिस्पेक्ट एंड साथ ही साथ जो भी हेल्प है वो प्रोवाइड कर पाए। जैसे मान के चलिए, जो कम्युनिटी के आसपास हैं, तो उस कम्युनिटी में अगर एजुकेशन सिस्टम ख़राब है तो वहाँ पर एजुकेशनली चीज़ों को हेल्प करना है ना। अगर वहाँ पर रिसोर्सेस नहीं है तो वहाँ के लोगों को जॉब प्रोवाइड करना, ताकि आप लोकल लोगों को ज़्यादा ले लेंगे तो लोग काम करेंगे स्वतःस्फूर्त में, लोग आपको भी हेल्प करेंगे, तो लोग डिपेंड होंगे और आप भी उन लोगों के साथ डिपेंड होंगे। तो कहीं ना कहीं एक बोथ वे ट्रांजैक्शन है जो आपको रखना है। तो ये कम्युनिटी डेवलपमेंट भी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ CSR। ठीक है, ये भी एक पार्ट है। और क्या है? अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी में वो सारे चीज़ आ जाता है जो आपके ट्रांसपेरेंसी के साथ कनेक्टेड है। ट्रांसपेरेंसी मिंटू से आपके पैसे का कोई हेरफेर ना हो रहा है, कोई पेपर वर्क का हेरफेर ना हो रहा है, जिसको जो डिजर्विंग चीज़ें हैं उसको आप उतना चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये है अकाउंटेबिलिटी। अब ये सारी चीज़ को हम मेंटेन करते हुए अगर कोई कॉर्पोरेट को रन करते हैं तो उसको ऑटोमेटिकली हम CSR के अंदर रख सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सिर्फ और सिर्फ वो 2% वाला फेनोमेना नहीं है। अब 2% में क्या आ जाता है? 2% प्रॉफिट का शेयर दे देना, इसका मतलब यही होता है कि हम अगर बात कर रहे हैं सोशल वर्क करने के लिए या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, तो हम अल्टीमेटली उस पैसे से किसी ना किसी तरीके से कम्युनिटी का भला करना या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भला करना, ये सारे चीज़ ही अंदर आ जाता है। तो इसीलिए वो 2% में सोशल वर्क ही होता है, कॉर्पोरेट सोशल वर्क ही हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ 2% ये हम CSR नहीं बोल सकते। उसके साथ आपको ऑर्गेनाइजेशनल तरीके से भी आपको कुछ चीज़ों का डेवलपमेंट करना है। ओके, देखिए, मैं एक चीज़ के बारे में बताता हूँ तो आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगा। तो एक स्कॉलर हैं जिनका नाम है कैरल, ठीक है, और 1991 में इन्होंने एक मॉडल दिया था, जिस मॉडल के अंदर एक पिरामिड के बारे में बताया गया था, और पिरामिड में एक सेक्शन को बताया गया था किस तरीके से सोशल वर्क को डेवलप किया जाता है। मतलब एक कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर कॉर्पोरेट सोशल वर्क के बारे में सोच रहे हैं या करने के प्रयास कर रहे हैं तो वो किस तरीके से करेगा, उसका ही एक मॉडल दिया था कैरल जी ने 1991 में। ठीक है, एक आर्टिकल बना था द पिरामिड ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द मोरल मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्टेक होल्डर्स। इसके अंदर ये मॉडल को एक्सप्लेन किया गया था, जो आपको याद रखना है। इस मॉडल में 4 तरीके का चीज़ों के बारे में बताया गया था। तो मैं एक बार आपको इस मॉडल को समझा के बताता हूँ। तो मान के चलिए ये हमारा पिरामिड है। ओके, अब इस पिरामिड में 4 डिवीज़न हम बना रहे हैं, 1, 2, 3 और 4। ठीक है,
तो सबसे नीचे जो है या बेस है, कैरल जी के अकॉर्डिंग्स, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये कौन बता रहे हैं, कैरल जी के हिसाब से इकोनॉमिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इकोनॉमिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इकोनॉमिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इकोनॉमिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप चला रहे हैं, आप समाज सेवा बाद में करेंगे, पहले आपको उस कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाना है। इनके कहने के मुताबिक कि आप अगर प्रॉफिट नहीं बनाते हैं तो बाद में जाके आप सोशल वर्क भी नहीं कर पाएंगे। आपके पास पैसा होना चाहिए ना सोशल वर्क करने के लिए। तो इसीलिए पहले इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन होना या इकोनॉमिकली रिस्पॉन्सिबल होना आपका बहुत ज़रूरी है कि आप पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन को बचाएंगे, और ऑर्गेनाइजेशन को जब आप बचाएंगे, जब आप इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रेंथन कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जॉब रिसोर्सेज भी ज़्यादा प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, आपके सराउंडिंग्स में जो कम्युनिटी है वहाँ से लोगों को आप ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप कर पा रहे हैं। तो एक है कि कंपनी के लिए आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने पहले अपने कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाएं, और दूसरा क्या है, जब आप प्रॉफिटेबल बनाएं, पैसा बनाएं, तो बाकी लोगों को भी आप इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन बना पा रहे हैं टू प्रोवाइड जॉब्स। आपने जॉब्स प्रोवाइड किया, वो लोग भी इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन हो गया। तो ये पहला इनका मॉडल का बेस है। विदाउट दिस ये मॉडल कंप्लीट नहीं हो सकता है। इकोनॉमिकल स्ट्रेंथन के अलावा बाकी हम सेटअप को बता नहीं सकते। दूसरा है उसके बाद लीगल। ठीक है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे इकोनॉमिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका बन गया, आप जब कंपनी को सही तरीके से चला पा रहे हैं, आपके पास सफिशिएंट पैसा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद से आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग हैं उनके ऊपर जो भी लीगल चीज़ें हैं वो आपको मेंटेन करना है। लीगल चीज़ों के मतलब क्या है, उनके पास क्या राइट होना चाहिए, उनके पास क्या फैसिलिटीज़ होना चाहिए, उनके पास क्या ट्रांसपेरेंसी मतलब पेपर वर्क होना चाहिए, वो सारे चीज़ आप मेंटेन कर रहे हो। ठीक है ना। फिर तीसरा है एथिकल। एथिकल का मतलब होता है कि बहुत सारे ये चीज़ पेपर वर्क में नहीं होता है। जैसे मान के चलिए मैंने बताया कि आपको पूरा साल में 20 छुट्टियाँ मिलेगी। एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं, उनको हम अलॉट कर रहे हैं थ्रू पेपर वर्क, थ्रू देयर जो अपॉइंटमेंट लेटर है या उसमें जो हम लिख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट लेटर है, उसमें हम लिख रहे हैं कि आपको पूरा साल में 20 छुट्टियाँ मिलेगी। लेकिन हो सकता है उस इंसान को साल में कोई एक हेल्थ इशू आ गया, कोई बीमारी आ गया, और उसके लिए उसको कोई सर्जरी करने की ज़रूरत हो गया, और सर्जरी में उसको बहुत पैसा भी खर्चा हुआ, और जो उसका पूरा साल का छुट्टी था वो भी ख़त्म हो गया। ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम सिर्फ लीगली नहीं सोचेंगे। लीगली अगर सोचना है तो क्या है, 20 छुट्टी तो ख़त्म हो गया भाई, अब आप पूरा साल नहीं छुट्टी ले सकते। लेकिन आप अगर एथिकली सोचेंगे तो एक इंसान का बहुत सारे छुट्टी रिक्वायरमेंट होता है। कोई अपना सोशल फंक्शंस हो सकता है, कोई अपना जिम्मेदारी हो सकता है जिसके कारण, या दूसरा भी और बीमारी हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि एक बार बीमारी हुआ तो दूसरी बार नहीं होगा, तो छुट्टी और भी लिया जा सकता है। उस टाइम आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के एथिकल वैल्यू के अंदर देखा जाना चाहिए कि भाई जो छुट्टी उन्होंने लिया है वो शौक से नहीं लिया है, वो किस तरीके से लिया है, वो उनका मजबूरी था, है ना। किसी का अगर सर्जरी होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो मजबूरी हो जाता है। हॉस्पिटल से तो काम नहीं कर सकता ना कोई इंसान। तो जो छुट्टी उनको मिला है 20 छुट्टी, उसके बाद भी हो सकता है 5 या 10 छुट्टी उसको अलॉट किया जाए एथिकल वैल्यू में, कि चलो भाई आपका तबीयत ख़राब था, उसके लिए आपने इतना छुट्टी ख़राब कर दिया, ओके, उसके बाद भी आपको 10 छुट्टी आपको मिलेगा। तो ये होता है एथिकल वैल्यू। मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ लीगली नहीं सोच रहा हूँ, उसके बाद मैं अपना ह्यूमैनिटेरियन सोच लेके भी सोच रहा हूँ। इक्वली जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए अलग अलग तरीके का फैसिलिटी, जैसे हो सकता है आपने साल में 2 बार आई कैंपेन करते हैं, आप 2 बार साल में लोगों को घुमाने लेके जाते हैं। हो सकता है कि जिन लोगों का इकोनॉमिकल कंडीशन ख़राब है उनको आप साल में 1-2 बार किसी तरीके का बोनस देते हैं। तो ये सारे चीज़ हो सकता है पेपर वर्क में ना रहे, आपके टर्म एंड कंडीशन में ना रहे, लेकिन आप एज ए एथिकल वैल्यू के अंदर वो सारी चीज़ आपको करना चाहिए। और क्या है, और है फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी।
फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर वो आ जाता है कि सिर्फ और सिर्फ आप ऑर्गेनाइजेशनल ना सोच के ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी सोचें। मतलब जिस कम्युनिटी में आप बिलोंग करते हैं उस कम्युनिटी में स्कूल है कि नहीं, कॉलेज है कि नहीं, हेल्थ फैसिलिटी है कि नहीं, वाटर फैसिलिटी है कि नहीं, ये सारे चीज़ भी आपको सोचना चाहिए। क्योंकि आप प्रॉफिट बना रहे हैं, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या जिस ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी के अंदर है वहाँ के बाकी लोग भी अगर एजुकेट होंगे तो बाद में जाके आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी वो वैल्यू क्रिएट करेगा। तो ये भी चीज़ फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द फोर्थ एंड अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर कैरल्स पिरामिड मॉडल। ओके, जिसके अंदर बोला जाता है कि जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग कर रहे हैं, जहाँ पर भी आप हैं, वहाँ पर आपको क्या करना है, फिलैंथ्रोपिक चीज़ों का प्रोवाइड करना है। मतलब आपको उस एरिया में या तो हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ आप जितना कर सकें उतना आपको प्रोवाइड करना है। तो ये हो जाता है कैरल्स का पिरामिड मॉडल। मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, 4 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले इकोनॉमिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपको ऑर्गेनाइजेशन को इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन बनाना है। दूसरा क्या है, लीगल फैसिलिटीज़, जहाँ पर आपको बताया जाता है कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं या जितने भी लोगों के साथ ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं उनके साथ पेपर वर्क एंड उनका जो राइट्स है, जो लीगल राइट्स है, वो उनको प्रोवाइड करना, जो सर्विस राइट्स है उनको वो प्रोवाइड करना। एथिकल, अगर लीगल के बाहर भी कुछ चीज़ें आपको ह्यूमैनिटेरियन सोच लेके देना चाहिए तो वो भी आप दे सकते हैं। और उसके बाद फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब जिस कम्युनिटी में आप बिलोंग कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो रिक्वायरमेंट है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, वो सारे चीज़ आपको प्रोवाइड करना है। तो दैट ऑल सर कम्स अंडर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आशा रखता हूँ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो भी चीज़ें मैंने अभी बताया ऑलमोस्ट मैं कवर कर दिया सारे चीज़। एक मॉडल भी आपको एग्जाम्पल के लिए बता दिया। तो ये सारी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है और हमें बताते रहना है कि आपको कैसा लग रहा है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए और बिना लाइक करके चले जा रहे हैं तो वो बहुत ख़राब लगता है हम लोगों को। जो मेहनत हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं वो भी अच्छा नहीं लगता। तो आपको एक लाइक ज़रूर करना है, अपना ओपिनियन शेयर करना है भाई कि अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। दोनों तरीके का ओपिनियन को बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। कोई सजेशन होगा तो वो भी बताते जाइए, कोई क्वेरी होगा वो भी बताते जाइए। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो भी आप बताते जाइए, क्योंकि हम लोग जितने भी वीडियोस लेक्चर डालते हैं यूट्यूब में वो आप लोगों के कमेंट के ऊपर ही डालते हैं कि आप जिस तरीके का कमेंट करते हैं हम उसी तरीके का वीडियो लेक्चर बनाते हैं और आपको प्रोवाइड करते हैं। और एट लास्ट आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। दूसरे के साथ शेयर कर दीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप का ग्रुप एंड चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि डे टू डे में आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए। और हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि ऐप के अंदर है खजाना सोशल वर्क के लिए। तो आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट वहाँ पर अवेलेबल है। एग्ज़ाम के पहले यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसके पहले हम लोग और भी बहुत सारे एडेड रिसोर्सेस आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम और अच्छा हो पाए। ओके, सो थैंक यू सो मच। यहाँ तक आप देख लिए। मैं आशा रखता हूँ कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो वो भी बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए और दूसरे का भी ख्याल रखिए।